हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट दे रहा है। ताज़ा खबर यह है कि रमज़ान में पहली तारीख को हमास की तरफ से ये ऐलान हुआ कि फिलिस्तीनी बड़े पैमाने पर मस्जिद अल अक्सा की तरफ मार्च करेंगे। उसके फौरन बाद इजराइल ने फैसला कर लिया कि वहां पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो अरब इजरायली कहते हैं और फिलिस्तीनी उसको जाहिर है फिलिस्तीनी और अरब कहते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये फैसला लिया गया। ये एक बड़ा एक तरह से यू टर्न है इजराइल का। इसके साथ साथ हमास कम से कम दूसरी बार जंगबंदी के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुका है जिसमें गाजा पर इजरायली कंट्रोल के बारे में भी साथ साथ कहा गया, कैदियों की रिहाई के अलावा। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में जंग को 2 साल हो गए, कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। वहां भी ऐसा लगता है कि अमेरिका का जो वो प्लान था वो नाकाम हो चुका है। रूस को तबाह करने का, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हुकूमत से बाहर निकालने का। आखिर क्या कुछ है ये इजराइल फिलिस्तीन और यूक्रेन, ये दोनों जंगें क्या कुछ कह रही हैं और इसके आने वाले वक्त में क्या इम्कानात हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जिनको आप अक्सर बहुत ही दिलचस्पी से और यकसुई से सुनते हैं। काफी आप उनकी प्रशंसा भी करते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये रमजान का महीना नजदीक, जंगबंदी अभी होने को सामने नजर नहीं आ रही। बार बार हमास उस समझौते को जो पेरिस में तैयार किया जाता है उसको वो रिजेक्ट कर देता है। उधर यूक्रेन के हालात भी आपके सामने है। 31,000 यूक्रेनी फौजियों के मारे जाने की खबर उन्होंने खुद तस्लीम की है। आप पहले इजराइल फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं, फिर यूक्रेन पर। आप कैसे देख रहे हैं इस तब्दीली को, जंगबंदी ना होना और हमास का उस मजबूती से खड़ा होना जिसकी इजराइल को उम्मीद नहीं थी? देखिए, हमास की तरफ से ये एक क्लियर मैसेज है कि सिर्फ जंगबंदी करना उनका मकसद नहीं है। जो उन्होंने कॉल दी है तमाम फ़लस्तीनियंस को, ये कहा कि जो माह रमज़ान के दौरान वो मस्जिद अक्सा भी जाए, उसकी तरफ मार्च करे। वो इनको ये कन्वे करना है कि जो जेरूसलम है ये फ़लस्तीनियन इशू का एक अहम जुज़ है, इंटेग्रल पार्ट है। ये वो नहीं, ये इसके ज़रिए ये बावर करना चाहते हैं कि बगैर जेरूसलम किसी भी फ़लस्तीन स्टेट का वजूद आना इट इज़ अनइमेजिनेबल। ये वो साथ साथ ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि नहीं, अगर कोई भी सॉल्यूशन सीज फायर के बाद इस सिलसिले में कोई बातचीत होगी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर किया गया कि आपको उस वक्त ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ईस्ट जेरूसलम जिसमें मस्जिद अक्सा आ रहा है या दूसरे इसमें जो मुकद्दस मुकामात है वो भी फ़लस्तीन स्टेट का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। दैट विल बी द कैपिटल ऑफ फ़लस्तीन स्टेट। ये उन्होंने बावर किया। अब रही सीज फायर की बात। सीज फायर जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा बाय मार्च 4, जो उसने कहा कि मंडे तक होने का है, और उम्मीद है इसमें जो हिकअप्स इस वक्त आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। कुछ न कुछ सीज फायर हो जाएगा। किस फॉर्म में, अब वो 4 मार्च को ही होगा या उसके बाद होगा। लेकिन साथ ही हमास वाले ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि वो समझे किसी तरीके से हमारी वीकनेस है। उसने कल भी कहा, इस्माइल हानिया ने ये क्लियर किया, अगर हम ये हम लड़ सकते हैं, अभी महीनों हम लड़ सकते हैं। जैसे आज भी ये रिपोर्ट्स आई, कई जगह जो है गाजा के कई इलाकों में अभी भी इजरायली फौज को सिर्फ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ये वो कन्वे करना चाहता है, ये हमारी वीकनेस मत समझिए। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि जो इजरायली फोर्सेस दूसरे तरीके से गाजा के लोगों को फाका कशी के जरिए उन पर एयर
बंद करने की वजह से जो उनको टॉर्चर कर रहा है, इसको वो खत्म करना चाहते हैं। जंग के लिए वो तैयार है, जो उन्होंने कन्वे किया, और लड़ते भी रहे। अब आप देखिए तकरीबन 5 महीने होने वाले हैं, अभी भी इसका कोई जो है नतीजा तो नहीं निकला है, और यहाँ तक कि बराबर फाइटिंग हो रही है, सिर्फ फाइटिंग हो रही है, और इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्द सर बना। दूसरी बात, इजराइल की ये कोशिश रही वो किसी न किसी तरीके से अपना जो सिक्योरिटी सेटअप वहां पर कायम करे, जिसके लिए उन्होंने मना की है। 2 चीजें जो अहम है, एक रफा बॉर्डर जो है, जिस पर वो कहता है हम रेगुलेट करेंगे इसमें जो ट्रैफिक जो है, चाहे वहां से निकले लोग या आए गए लोग, ताकि उन पर नजर गुजर रखे, वो उनको मंजूर नहीं है। न दूसरे अरब कंट्रीज खासकर इजिप्ट को भी वो मंजूर नहीं है। इसके अलावा आज ही ये आया था, एक रिपोर्ट आई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो कहते हैं पहले आपने पैलेस्टीनियंस को 2 हिस्सों में बांट दिया, ग्रुप्स में बांट दिया। एक तरफ आपने एक से सपोर्ट किया, लेकिन जब अब आप उस ग्रुप को भी चाहते हैं खत्म करने के लिए, वो नहीं हो सकती, ये नहीं चलेगा इस वार में। वार तो है, अगर सारी चीजें ये जो है, वो अमेरिका भी इनको कहता है इस पर इंसिस्ट मत करो कि गाजा की सिक्योरिटी बोलेंगे, गोया इसका मतलब है वो परमानेंटली इसको कंट्रोल करना चाहता है, और इससे जो है पैलेस्टीनियन स्टेट का जो मरहला है उसको दचका लगेगा। अब ये देखना है कि किस हद तक जो है इस पर कंसेंसस होगी, और मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, कुछ न कुछ इसमें इमर्ज हो जाएगा। जो अब ये 40 दिन का कहते हैं ट्रूस हो जाएगा, ये 40 दिन या 2 महीने का जो ट्रूस की बात कर रहे हैं, वो इस वजह से ताकि इस दौरान ये जो प्रॉब्लम है इसको परमानेंटली जो है, इसके लिए जो कोई फार्मूला है किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस वक्त लग रहा है। यहाँ तक अब ये भी बात है कि बहुत सारे जो इसके एलाइज है इजराइल के, वो भी इसकी पॉलिसीज हालांकि वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ, मॉरल मटेरियल सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मटेरियल, मॉरल की छोड़िए, तो उस पर वो भी तंग आ गए, उनको भी कोई वया मीडिया नजर नहीं आ रहा है। जो उनकी जो है इमेज जो है, इंटरनेशनल इमेज जो है, इसको दचका लगा है, बहुत जबरदस्त लगा, कोई अब उनकी सुनने वाला ही नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि किस तरीके से जो उन पर यानी कि लग गया है, उनको स्टेन्स उनके लगे हैं, वो किस तरफ से इनको एटलीस्ट खत्म करे इस सीज फायर करने से की वजह से। और यहाँ इलेक्शंस भी है, आए दिन मुजाहरे भी हो रहे हैं। आपने देखा एक अमेरिकन फौजी, उसने अभी खुदकशी करने की जो की है कोशिश की थी, इस वजह से कि उसने कहा मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा है कि इस तरीके से फ़लस्तीन के बच्चों और लोगों को टारगेट बनाया, मैं इसका हिस्सा नहीं बना। ये आप देखिए लोगों में जो जज्बाती लोग होते हैं, जो ह्यूमन लोग होते हैं, इनमें जो किस कदर का उनको जो पेन हो रही है, जो वो फ़लस्तीनियन बच्चों को देख रहे हैं किस तरह मारा जा रहा है इजराइल फौज, एक नफरत सी हो रही है उनको ये। इसलिए अमेरिका को भी ये लग रहा है कि ये टाइम जो है इसके लिए अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अच्छा शेख साहब जो मस्जिद अल अक्सा के लिए मार्च का जो ऐलान हुआ, उसमें 2 रिएक्शन आए, एक अमेरिका का और एक इजराइल का। इजरायली स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये एक तो ये कि बहुत अफसोसनाक है, दूसरी बात ये कि इससे इजराइल को नए फ्रंट्स पर जंग में फंसाने की साजिश है। ये तो इजराइल का आया। अमेरिका की तरफ से ये आया कि ये सिर्फ मजहबी आजादी का मामला नहीं है, बल्कि इससे इजराइल की सिक्योरिटी को खतरा बढ़ेगा। ये दोनों रिएक्शंस को मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या जहनी कैफियत है अमेरिकनों की और इजरायलियों की जो हुकूमत में बैठे हुए? देखिए अगर आपने देखा है पिछले 1-2 सालों से बराबर ये जो है मस्जिद अक्सा पर दावा बोला जा रहा था,
खासकर फ्राइडे प्रेयर्स के दौरान जो भी वर्शिपर्स जाते थे, इन पर पाबंदियां लगा रही थे, उनको कभी कभी मारपीट भी हो रही थी। और ये इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे कि पहले ही पलस्टाइन जो जेरूसलम का मसला है, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही इस पर एक किस्म का ये किया था ये इजराइल के हाथ में जाए। जब तक कि यहाँ तक कि एक प्रपोजल भी आया था अब्राहम अकार्ड के दौरान कि पलस्टाइन के लिए कोई दूसरा इलाका जो जेरूसलम से 10-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ उनको अपनी जो है राजधानी बनाए या कैपिटल बनाने की इजाज़त दी जाए। ये इनको एक बार बार कहता है, नथिंग लेस देन जेरूसलम। एक तो ये है, दूसरा इसकी जो है अहमियत है हमारे लिए, जो है क़िबला अव्वल है, इसकी एक अपनी सैंक्टिटी है और बहुत सेंटिमेंट्स जो है इसके साथ इन्वॉल्व है सारे उम्मा के। ये नहीं है सिर्फ पलस्टीनियन का, चूंकि ये लैंड है उनका, होम लैंड है, लेकिन दूसरे मुसलमान भी इसको चाहते, चाहे वो आप देखिए यही पलस्टाइन जेरूसलम जो था ये टिल 1967 जो है जॉर्डन के कब्जे में था और अभी भी इसकी मेंटेनेंस जो है, केयर जो है वो जॉर्डन ही करता है, वही अपॉइंट उसका ये करता है। लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान जो लोगों को वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ये पलस्टाइन ये कन्वे कर रहे हैं कि उनका ये मतलब नहीं है अगर वो वहां से निकलेंगे भी, गाजा से आ जाएंगे, वेस्ट बैंक से आ जाए, नेचुरली आपको भी ये अंदाजा है उनको फ्रिस्किंग की जाएगी, उनको जो है तलाशियां ली जाएगी। जैसे भी अगर आप भी बैतुल मुक़द्दस के अंदर जाओगे तो बाहर हर एक गेट पर फ्रिस्किंग हो रही है। तो ये उनका कहना है कि वहाँ पर जो है इसके लिए सिक्योरिटी रिस्क होगा। मुझे नहीं लगता है वो लेम एक्सक्यूज है, उसकी कोई जवाजियत नहीं है। वैसे भी इस्लाम में ये है, जो अब कभी भी कोई नमाज पढ़ने जाता है वो हथियार लेकर नहीं जाता है, हथियार वो नीचे रख कर जाता है। और जब भी उनको, चाहे वो वेस्ट बैंक से आते होंगे या गाजा से, उनको तो कई किलोमीटर सफ़र करके आना है। और बहुत जगह पर, मुतअद्दिद जगहों पर बैरिकेड्स लगे, उनकी तलाशियां ली जा रही है। तो इसका ये कोई जवाजियत नहीं है, वो सिर्फ इनकी तरफ से ये है, ये हाँ जेरूसलम हमारा है, ये एक कन्वे मैसेज है, उसको ध्यान में रखिए अगर कोई फ्यूचर सेटअप फलस्तीनियंस के लिए बनाया जाएगा। अब इजराइल चूंकि ऑलरेडी घबराया, जैसे इस पर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसके बाद जो है अनप्रेसिडेंटेड, जो बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन हुआ, इस वजह से वो घबराए हैं कहीं ये वहां पर जो है अफरा तफरी कायम न करे। अगर वहां पर वो हो गए तो उसके लिए एक दूसरा सिक्योरिटी चैलेंज है। वैसे भी इजराइल के अंदर तकरीबन 15 लाख के करीब जो है अरब इजराइली जिन्हें हम कहते हैं वो बचे, उनके कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी था। आज से 2 साल पहले उनके पास 12-14 मेंबर्स थे, जो अब उनमें भी जो ग्रुप्स है वो थोड़ा घट गया है। लेकिन ये चीज़ें इजराइल को, वो हर एक चीज़ से डरता है जो फलस्तीनियन की तरफ से हो रहा है, वो कहता शायद ये भी उसके लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना बने। अभी पिछले दिनों अभी एक बयान भी आया था इनका नेतन्याहू का कि रमजान को हमास अक्टूबर 7 की तरह का कोई वाकया रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इसको भड़का सकता है। इस किस्म के उन्होंने ये बयान दिए हैं। तो क्या अब जो इजराइल फैसले ले रहा है उससे आपको क्या लगता है, वो जंग फैलने से बचना चाहता है या जंग बढ़ाना चाहता है? चूंकि अब से पहले जो इशारे थे वो ईरान को और हिजबुल्लाह को डायरेक्ट शामिल करने की कोशिश, लेकिन अब इस फैसले से आपको क्या लगता है? देखिए, पहले भी हमने ये कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि जंग बढ़े, हालांकि वो कहीं कहीं जो है वो रेस्ट्रिक्शंस भी कुछ न कुछ करता है, लेकिन उसके हक में नहीं है, क्योंकि यूक्रेन वार ने उसको ऑलरेडी एग्जॉस्ट किया है। $60 बिलियन की जो एड पैकेज है
वो रोक ली है यूएस कांग्रेस ने। यहां तक इसका ये नतीजा निकला कि यूक्रेन में भी जो है अभी हाल ही में रशिया ने एक और इलाके पर कब्जा किया, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो आजकल सऊदी अरबिया पहुंच गया है शायद एड के लिए, उसने एडमिट किया है कि मेरे पास आर्म्स एम्यूनिशन नहीं है कि मैं उनके साथ लड़ूं। और दूसरी बात, हालत वहां तक पहुंची है कि उसको अपने जनरल्स को भी चेंज करना पड़ा। ऑफिशियली तो उसने कहा कि 31,000 मर गए, लेकिन यूएस का रिपोर्ट एक है जिसमें कहा है कि 70,000 उसके सोल्जर्स मरे, और जो इंजर्ड की तादाद है वो लाखों में। मुल्क फ्लैटेंड हो गया है, कि खंडरात है और कुछ नहीं है। अच्छा, इन दोनों जंगों में, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका, इन दोनों जंगों में अमेरिका का बहुत ही मेजर रोल रहा है। रूस की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने नेटो को उनके दरवाजे तक लाने की जो धमकी दी थी, उससे अमेरिका ही, यानी इसको इंस्टिगेट करने, प्रोवोक करने का काम अमेरिका ने किया है, और इसका नतीजा ये आ रहा है कि ज़ेलेंस्की अब हथियारों के लिए एक तरह से भीख मांगता फिर रहा है। नेटो कहां चला गया, अमेरिका कहां चला गया, अब यूक्रेन को कैसे बिल्कुल क्या बेसहारा छोड़ने की तैयारी हो गई। उधर इजराइल को भी एक तरह से जंग में जिस तरह से प्रोवोक करने का भी काम किया, पहले दूसरे दिन ही जो बाइडेन पहुंच गए और यूरोप के कई लीडर पहुंच गए। तो इसमें अगर यह भी देखा जाए दूसरे एंगल से कि अमेरिका अपने एलाइज को ही इन जंगों में फंसा करके नुकसान पहुंचा रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ भी कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर पा रहा है। देखिए, इसमें ये जो है इनकी जो है असेसमेंट गलत हो रही है। हाँ। जब ये बिगिनिंग में हर एक चीज को मदद कर रहे हैं, आप ये एग्जैक्टली वही जो है अगर अफगानिस्तान में इन्होंने समझा ये जो वार है ये छोटी कुछ कलील मुद्दत के लिए रहेगा। जब ये वार खिंच गया और 20 साल तक चला, तो उनको जो है इनके रिसोर्सेज इतने वहां पर लिए हुए हैं, जैसे ट्रंप ने एक बार कहा 1 ट्रिलियन के करीब उनका वहां पर जो है पैसे वेस्ट हुए। उसने कहा ये वेस्ट है पैसा हमारा, नतीजा तो फिर भी कुछ नहीं निकला, और फिर वो वहां से निकल गए। यही उनको लग रहा था कि शायद हम रिपेल कर सकेंगे रशिया को वहां पर। नेटो ने, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरों ने, सबों ने इसको मदद की, पैसे दिए, और इससे पहले नुकसान भी हुआ है। ये भी कहते हैं रशिया के 1 लाख से ज्यादा सोल्जर मारे गए, लेकिन रशिया चूंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत है, उसको ये है वो किसी न किसी तरीके से सस्टेन कर। उसने अभी भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 20% अभी भी जो है यूक्रेन का जो है उसके लिए, यही बात इन्होंने यहाँ पर भी की। बिगिनिंग में उन्होंने इमीडिएटली जब बाइडेन यहाँ से गए तो अप्रूव किया, $30 बिलियन का लोन किया, यानी कि मिलिट्री एड, वो भी भेजा इमीडिएटली, जहाज़ों के जरिए भेजा उनको, लेटेस्ट वेपनरी भेजी। लेकिन जब वार खिंचता गया और फिर वहां भी उनको जो है वो अमेरिका नहीं रहा फाइनेंशियली जो आज से 5 या 6 साल पहले था। पहले वो यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर था, अब इसके चैलेंज करने वाले बहुत आ गए हैं। वो नहीं रहा, वो इकोनॉमी नहीं रही अमेरिका की, और इसके असरात दिखाई दे रहे हैं वहां पर जो है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट या दूसरी चीजों में दिखाई दे रहा है। और वो किस हद तक, कितने हद तक क्या करेगा। अब यहाँ तक भी है, एक यूरोपियन यूनियन के एक मुल्क ने कहा है कि हमें अब इनको सिक्योरिटी पर्सनल भी देने चाहिए। गोया इसका मतलब है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस जंग में, क्योंकि वो उनके तो सारे खत्म हो गए, छोटी कंट्री थी, जो उनके थे वो तो सारे डिस्प्लेस हो गए, नेबरिंग कंट्रीज में रहते हैं। फौज जो थी, फौज अगर इतना खुद उसने एडमिट किया, और 1 लाख के करीब वो तमजो कि 1.5-2 लाख वो जो उनके पास टैंक्स वैंक्स वो तो तबाह हो गए, जो सारा कुछ बर्बाद हो गया। अब वो मुल्क, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है कि भाई मुझे एड दीजिए,
वो भी कितना देंगे? यहाँ मिलिट्री जंग में 8 या 10 बिलियन डॉलर से कुछ नहीं होता है। ये 10 दिन का मसला है। अभी जो रिपोर्ट जो इजराइल के बारे में भी आता है, वीकली उनको है $850 मिलियन खर्च इस पर। और रशिया नहीं है ना दूसरे साइड, एक हमास है जो एक मिलिटेंट ग्रुप है। इस जंग में अगर उनको इतना खतरा, अगर बड़ी कंट्री को ये होती तो 2-3 बिलियन डॉलर्स का खर्च होता। अब तो ये मुसलसल जंगें करा करके इतने मुल्कों को तबाह करने का क्या सिर्फ इसलिए प्लान जारी है कि उनके हथियार बिकते रहें, या कहीं कोई ग्राउंड रियलिटी ये समझ ही नहीं पाते क्या? मतलब अच्छा, आप इसमें भी एक चीज देखिए, हथियार खुद बनाते हैं, हथियार खुद खरीदते हैं। जी 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 जी। ये देखिए आपका, जो हथियार अमेरिकन इंडस्ट्री वाले बनाते हैं वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं ताकि वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन में इस्तेमाल करे, ताकि वो हमास के खिलाफ इजराइल को दे। वहां उधर का माल उधर ही जा रहा है। जी जी जी। यानी अब वो कहानी नहीं रही कि दूसरों को तबाही, अपनी भी तबाही उसमें कराई जा रही है एक तरह से। अब देखिए दूसरों के पास दूसरे भी आ गए हैं। अभी देखिए कि रशिया के पास जो है, अब ये भी रिपोर्ट है उनको ईरान भी दे रहा है, खुद ये एलिगेशन लेकर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया भी दे रहा है, कुछ चाइना की तरफ से आ रहे हैं, दूसरे भी बन गए हैं ना। तो जब ये इनका देखा है कि डोमिनेंस, ये कभी कभी एट द 11th आवर ये उनको प्रॉब्लम्स भी करते थे, दूसरे भी कोशिश कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट बनने के लिए आर्म्स एम्यूनिशन के मसले पर। इसलिए उनके पास जो है वो भी एक असर। अभी देखिए जो बड़े कंट्रैक्ट्स हो रहे हैं अरब कंट्रीज ने जो किए हैं या इंडिया ने किए, उन्होंने फ्रांस से ज्यादा किए हैं, जर्मनी से करते हैं वो जो है, और रशिया से ऑलरेडी किए हैं कई, जो मिसाइल की जो वो हाईटेक मिसाइल्स है उनको लिया है। ये जो है ये स्ट्रेटजी बूमरैंग हो रही है, इससे इनको मदद नहीं मिल रहा है। इनको देखिए हर तरफ से जो है इसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनके इफेक्ट हो रहा है, अपना सिस्टम हो रहा है। अब ये भी है, कितना करेंगे? यानी जो चीजें दूसरों को तबाह करने के लिए बनाई थी, अब उनके खुद के और अपने दोस्तों की तबाही का इंतजाम उससे हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।